हवलदार को रिश्वत लेना पड़ा भारी, बनी घटना। सुबह की धूप अभी ठीक से फैली भी नहीं थी कि सूरजपुर कस्बे की बदनाम पुलिस चौकी के भीतर शीलन और बेईमानी की मिली जुली बदबू हवा में तैर रही थी। दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर ऐसे उखड़े हुए थे मानो खुद सिस्टम से उब चुके हो। और कोने में बैठा सिपाही तंबाकू साबते हुए फर्श पर यूं थूक रहा था जैसे कानून उसकी जागीर हो। तभी दरवाजे पर एक दुबली पतली सी लड़की दिखाई दी जिसके चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में अजीब सा ठहराव था। वह भीतर कदम रखते ही ऐसे रुकी जैसे खुद को समेट रही हो। फिर उसने धीमी पर ठोस आवाज में पूछा कि उसके नाना गोविंद प्रसाद कहाँ है, जिन्हें सुबह बिना किसी नोटिस के उठा लिया गया था। यह सुनते ही मेज के पीछे पसरा हुआ हवलदार रघुनाथ चौबे हंस पड़ा और बोला कि तुम्हारे नाना सड़क के टूटे पुल की शिकायत कर रहे थे, इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए अंदर रखा गया है। लड़की ने विनती भरे शब्दों में कहा कि वे बूढ़े हैं और बीमार भी। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने गड्ढों में गिरते बच्चों की बात कही। लेकिन रघुनाथ चौबे ने कुर्सी से पीछे टेकते हुए ऐसा अट्टहास किया जैसे किसी तमाशे का टिकट मिल गया हो और सीधा कह दिया कि अगर आज ही उन्हें बाहर चाहिए तो 10,000 रुपये लाओ, वरना शाम तक तुम्हें भी इसी हवालत में डाल देंगे। लड़की का चेहरा पल भर को सफेद पड़ गया पर वह टूटी नहीं। उसने अपने आंचल से पसीना पोंछा और बेहद शांति से जेब से मोबाइल निकाला। यह देखकर हवलदार ने व्यंग में कहा कि क्या अब किसी वकील या सूट भैया नेता को बुलाओगी? यहाँ ऐसे फोन रोज आते हैं और रोज काट दिए जाते हैं। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस फोन कान से लगाया और कुछ सेकंड तक खामोश रही जैसे सामने वाले को पूरा दृश्य दिखा रही हो। फिर उसने इतने ठंडे लहजे में बोला कि चौकी में बैठे सब लोग सीधा होकर देखने लगे कि कंट्रोल ऑफिस, हमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट काव्या वर्मा बोल रही हूँ। सूरजपुर चौकी पर रिश्वत मांगने और अवैध हिरासत का मामला सामने आया है। अभी निरीक्षण टीम रवाना कीजिए और जिम्मेदार अफसर का निलंबन आदेश तैयार रखिए। इतना सुनते ही कमरे का तापमान जैसे गिर गया। दीवार से टिके सिपाही का गुटका हाथ से छूट गया और रघुनाथ चौबे के चेहरे का रंग वैसा हो गया जैसे अचानक सारी रोशनी बुझ गई हो। उसे समझ में आने लगा कि जिस लड़की को वह मामूली समझ रहा था वही वह अफसर है जिसकी पोस्टिंग की खबर कल ही जिला दफ्तर से आई थी। लेकिन अब पछतावे का वक्त निकल चुका था। काव्या ने धीरे से बैग खोला और उसमें से खाकी टोपी निकालकर सिर पर रखी। उसकी साल बदल गई और आवाज में वही गरज आ गई जो वर्दी पहनते ही पैदा होती है। उसने कहा कि वर्दी किसी का रोब जमाने के लिए नहीं होती, बल्कि कमजोर की ढाल बनने के लिए होती है। और जिसने इसे कमाई का जरिया बनाया है वह सबसे बड़ा अपराधी है। यह कहते हुए उसने हवालात का दरवाजा खुलवाया जहां गोविंद प्रसाद फर्श पर बैठे थे, आंखों में अपमान की चमक और शरीर में थकान का बोझ लिए। जैसे ही उन्होंने काव्या को देखा तो पहचान ही नहीं पाई क्योंकि उन्होंने अपनी नातिन को बचपन से स्कूल जाते देखा था, वर्दी में कभी नहीं। काव्या ने उनके पाँव छुई और कहा कि नाना, अब कोई आपको बिना वजह छू भी नहीं सकता। यह सुनकर बूढ़े की आंखें भर आई और उसने कांपते हाथों से आशीर्वाद दिया। बाहर चौकी में खड़े लोग यह दृश्य देख रहे थे और उन्हें पहली बार लगा कि शायद कानून अभी पूरी तरह मरा नहीं है। लेकिन काव्या के मन में यह सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि उसे मालूम था कि सूरजपुर की यह चौकी अकेली नहीं है। पूरे इलाके में भ्रष्टाचार की जड़ें जमीन के नीचे तक फैली हुई है और अगर इन्हें उखाड़ना है तो एक दो गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। उसे अपने दादाजी की गिरफ्तारी से ज्यादा उस रोज पर गुस्सा था जिसमें शिकायत करना जुर्म बन गया था। उसने रघुनाथ चौबे की तरफ देखा जो अब कुर्सी पर सिकुड़ा बैठा था और बोली कि आज से यह चौकी जनता की सुनवाई का केंद्र बनेगी, न कि डर का अड्डा।
उसने बाहर निकलते हुए फोन पर आदेश दिए कि सड़क की शिकायत की फाइल फिर से खोली जाए और जिम्मेदार ठेकेदार पर भी कार्रवाई हो। सूरजपुर की गलियों में यह खबर आग की तरह फैलने लगी कि एक नई अफसर आई है, जिसने पहले ही सुबह चौकी का रंग बदल दिया। पर काव्या जानती थी कि असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि जिन लोगों की जेबें सालों से इस चौकी से भर रही थी वे चुप नहीं बैठेंगे, और यही से उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। जहां हर मोड़ पर या तो समझौता था या संघर्ष, और उसने मन ही मन तय कर लिया था कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, वह अपने नाना की आंखों में देखी उस बेबसी को फिर किसी चेहरे पर नहीं आने देगी। सूरजपुर की चौकी से निकलते ही काव्या वर्मा को यह अंदाजा हो गया था कि आज जो कुछ हुआ है वह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि पूरे इलाके में हलचल मचाने वाला तूफान बनने वाला है। क्योंकि जिन लोगों के कंधे बरसों से इसी चौकी की दीवारों के भीतर पनप रहे थे, वे इतनी आसानी से अपनी कुर्सियां और कमाई छोड़ने वाले नहीं थे। शाम होते होते कस्बे में खबर फैल चुकी थी कि नया अफसर आया है, और उसने पहले ही दिन हवलदार को लाइन पर लगा दिया है। पर इसी खबर के साथ यह भी फुसफुसाहट फैलने लगी कि यह लड़की ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। काव्या अपने छोटे से सरकारी क्वार्टर में बैठी थी, जहां दीवार पर टंगी गांधी जी की तस्वीर के नीचे उसने अपनी डायरी खोल रखी थी, और उसमें उन शिकायतों की सूची बना रही थी जिन्हें सालों से दबाया गया था। तभी बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही सामने वही बूढ़े गोविंद प्रसाद खड़े थे, जिनकी रिहाई से यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। उनकी आंखों में डर भी था और गर्व भी। उन्होंने कहा कि बेटा, आज पूरे बाजार में लोग तुम्हारी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ लोग धमकी भी दे रहे हैं कि आज ज्यादा सीधी बनी तो नुकसान उठाना पड़ेगा। काव्या मुस्कुराई और बोली कि नाना, अगर डर से ही काम करना होता तो मैं वर्दी पहनती ही नहीं। गोविंद प्रसाद ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि मुझे तुझ पर भरोसा है, लेकिन यह जगह बड़ी जहरीली है। यहाँ सच बोलने वालों की उम्र छोटी हो जाती है। काव्या ने उसी पल तय कर लिया कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। अगले दिन उसने पूरे चौकी स्टाफ की मीटिंग बुलाई और साफ शब्दों में कहा कि आज से कोई भी शिकायत बिना दर्ज हुए वापस नहीं जाएगी, और किसी से भी पैसा मांगना सीधा अपराध माना जाएगा। कुछ सिपाहियों ने सिर झुका लिया तो कुछ के चेहरों पर नाराजगी साफ दिख रही थी। उनमें से एक कांस्टेबल ने दबे स्वर में कहा कि मैडम, ऊपर तक यही सिस्टम चलता है, अकेले आप क्या बदल लेंगी? काव्या ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया कि अकेले मैं शुरुआत कर सकती हूँ, बाकी तुम्हें तय करना है कि साथ चलना है या रास्ते से हटना है। उसी दिन शाम को एक व्यापारी ने आकर शिकायत की कि उससे हफ्ता वसूली जाती है, और अगर न दे तो दुकान बंद कराने की धमकी दी जाती है। काव्या ने तुरंत केस दर्ज कराया और रात में ही छापा पड़वाया। जब दो पुराने गुंडे पकड़े गए तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, पर इसके साथ ही खतरा भी बढ़ गया। अगली सुबह काव्या की गाड़ी के शीशे पर एक पर्ची चिपकी मिली, जिस पर लिखा था कि ज्यादा ईमानदारी जान ले लेती है। उसने पर्ची फाड़ दी, लेकिन मन के भीतर पहली बार एक साया सा उतर आया। उसे याद आया कि उसके पिता भी पुलिस में थे और उन्होंने भी रिश्वत से इनकार किया था। फिर एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी, जिसे आज तक हादसा ही कहा जाता है। और यही सोचकर उसकी आंखें कुछ पल के लिए भारी हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आज शाम को जब वह सौ की लौटी तो देखा कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं। उनमें महिलाएं थीं, जिनके हाथों में आवेदन थे और आंखों में उम्मीद। उन्होंने कहा कि पहली बार उन्हें लगा कि शिकायत करने से कुछ होगा। यह सुनकर काव्या के भीतर एक अजीब सी ताकत भर गई। उसे लगा कि यही असली जीत है। लेकिन उसी रात जिला मुख्यालय से फोन आया कि तुम्हारे खिलाफ ऊपर तक शिकायत गई है कि तुम बिना अनुमति कार्रवाई कर रहे हो।
काव्या समझ गई कि यह लड़ाई अब सिर्फ चौकी तक सीमित नहीं रही। उसने फोन रखते हुए मन ही मन कहा कि अगर मुझे हटाया भी गया तो हमें यह बीज बो चुकी हूँ और लोग अब डर से ज्यादा सवाल करना सीखने लगे हैं। और यही बात उन लोगों को सबसे ज्यादा शोभने वाली है जिन्होंने सूरजपुर को सालों से अपनी जागीर समझ रखा था। उसे यह भी एहसास हो गया कि अगला कदम सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को उजागर करने का होगा। क्योंकि जब तक जड़ पर सोंठ नहीं होगी तब तक यह जहरीला पेड़ फिर से उग जाएगा। और इसी संकल्प के साथ उसने अपनी डायरी बंद की। बाहर अंधेरे में सायरन की हल्की आवाज गूंज रही थी, जैसे आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हो। और काव्या जानती थी कि यह तूफान उसके लिए परीक्षा भी है और पहचान भी। और डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, पुलिस विभाग, संस्था, स्थान या घटना से इसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, घटना या परिस्थिति का किसी वास्तविक व्यक्ति या स्थान से साम्य प्रतीत हो तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना और सामाजिक संदेश प्रस्तुत करना है। यह किसी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय या संस्था की छवि को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लिखी गई है। कहानी में दिखाए गए विचार और घटनाएं वास्तविक जीवन की पुष्टि नहीं करती और न ही यह किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया का आधिकारिक चित्रण है। यह कहानी काल्पनिक है जिसकी नोंद सभी लें।